नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम मेवाड़ के महान शासक महाराणा संग्राम सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराणा सांगा के पिता का नाम महाराणा रायमल था, लेकिन उनके कई पुत्र थे जिनमें सिंहासन प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में मुख्य रूप से पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल सिसोदिया तथा राणा सांगा के मध्य संघर्ष हुआ। प्रारंभ में ऐसा लगता था कि राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका नंबर काफ़ी बाद में आता था और पृथ्वीराज एक योग्य और बहादुर व्यक्ति थे, जिनके बारे में यदि हम विस्तार से पढ़ें तो इतनी रोमांचक है उनके बारे में जानकारी कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इनके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे। आज महाराणा सांगा के बारे में देखते हैं। इन तीन के अलावा सारंगदेव, जो कि रायमल का चाचा था, वो भी अपने को मेवाड़ का उत्तराधिकारी मानता था। इसलिए प्रारंभ में सिंहासन प्राप्ति के लिए परस्पर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। विशेष रूप से पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा के मध्य भयंकर प्रतिद्वंद्विता थी और इसी प्रतिद्वंद्विता में एक बार आपसी संघर्ष में पृथ्वीराज की तलवार से राणा सांगा की एक आंख चली गई थी। इस झगड़े का पता जब उनके पिताजी को चला तो उन्होंने पृथ्वीराज को एक प्रकार से निकाल दिया था। बाद में उसमें सारंगदेव के कहने पर तीनों भाई एक चारणी के पास गए कि मेवाड़ का भविष्य में उत्तराधिकारी कौन होगा, और वहाँ पर तीनों भाइयों में परस्पर संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, और इनके साथ चौथे थे उनके चाचा सारंगदेव। इस आपसी लड़ाई में महाराणा संग्राम सिंह को भागना पड़ा तथा उन्हें अपना अज्ञातवास निकालना पड़ा, जिसमें उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि वो श्रीनगर के करमचंद पवार की सेवा में रहने लगे। लेकिन महाराणा सांगा की किस्मत में राजयोग लिखा था, इसलिए परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अंततः 1809 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह का राज्याभिषेक हो गया। और इसका कारण ये था कि जो पृथ्वीराज थे उनके बहनोई ने धोखे से जहर की गोलियां खिलाकर हत्या कर दी थी। जो दूसरे भाई थे उनके जयमल, वो सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारे गए थे, जबकि सारंगदेव की हत्या पहले ही पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा कर दी गई थी। इन परिस्थितियों में महाराणा रायमल के पास ये ऑप्शन नहीं बचा था कि राणा सांगा के सिवाय और किसी को गद्दी पर बैठाए। इस प्रकार महाराणा रायमल और उनकी पत्नी रतन कंवर के पुत्र महाराणा संग्राम सिंह 1509 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा बने। राणा सांगा एक वीर व्यक्ति थे और गद्दी पर बैठने के पश्चात उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उनका मुख्य उद्देश्य अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता स्थापित करके उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। इसके अलावा वो अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहते थे। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत महाराणा सांगा ने सबसे पहले अजमेर पर आक्रमण किया। यदि मैं बता दूं कि उससे पहले उन्होंने मारवाड़, बूंदी और कई अन्य राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, ताकि उनके मध्य वो अपना प्रभाव बढ़ा सके और आगामी कार्यों को संपन्न कर सके। जैसे कि मैंने बताया, राणा सांगा ने सर्वप्रथम अजमेर पर आक्रमण किया। राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण अजमेर प्रारंभ से ही मुस्लिम शासकों के अधीन था।
इसको रणमल ने जीतकर मेवाड़ के अधीन कर दिया था, किंतु बाद में अजमेर के मुसलमानों ने मालवा के शासक महमूद खिलजी की सहायता से अजमेर पर दोबारा अधिकार कर लिया था। इसी संघर्ष में बाद में महाराणा सांगा ने मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने जयपुर के समीप चाटसू पर लोधी वंश के शासन को समाप्त किया तथा चाटसू पर नियंत्रण से राजस्थान पर यानी पूर्वी राजस्थान पर सिकंदर लोधी का प्रभाव कमजोर हो गया। अब हम महत्वपूर्ण 3 शासकों के साथ राणा सांगा के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि किस प्रकार उन्होंने अपने पड़ोसी शक्तिशाली राज्यों को हराकर हिंदूपत की उपाधि धारण की। महाराणा सांगा के साम्राज्य की ओर जो प्रमुख शासक थे वो थे मालवा साम्राज्य, जिनके थे मालवा, गुजरात और दिल्ली सल्तनत। राणा सांगा ने अपनी युद्ध नीति और कूटनीति के द्वारा तीनों शासकों को परास्त किया। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से राणा सांगा ने इनको पराजित किया। पहला आता है राणा सांगा और मालवा। इन दोनों के मध्य संघर्ष का कारण ये था कि एक तो मेवाड़ और मालवा में परंपरागत शत्रुता थी। आपको ध्यान होगा कि महाराणा कुंभा के समय भी दोनों में आपसी युद्ध हुआ था। इसके अलावा दोनों शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन जो कारण घटनाक्रम बना युद्ध का वो था मालवा में मेदिनी राय द्वारा महमूद खिलजी के विरुद्ध राणा सांगा के पास आकर शरण लेना तथा मांडू के घेरे के दौरान मेदिनी राय के पुत्र नत्थू की हत्या हो जाना, क्योंकि वो किले का बचाने के लिए युद्ध करते हुए शहीद हो गया था। तो 2 प्रमुख कारण मान सकते हैं, एक साम्राज्यवादी नीति और दूसरा मालवा की आंतरिक स्थिति जिसमें मेदिनी राय की भूमिका और राणा का उसमें हस्तक्षेप। इन परिस्थितियों में 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध हुआ, जिसमें मालवा के महमूद द्वितीय ने सर्वप्रथम गागरोन पर आक्रमण किया। राणा सांगा ने मेदिनी राय की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी तथा इस गागरोन के युद्ध में मालवा के 32 सिपह सालार और गुजरात की बाकी की सेना थी उसके महत्वपूर्ण अधिकारी मारे गए। स्वयं महमूद भी घायल हुआ और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया गया। वहाँ पर महाराणा सांगा ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया और कुछ समय रखने के पश्चात उसको वापस लौटा दिया, लेकिन उसने राजत्व के प्रतीक रतन जड़ित मुकुट और सोने की कमरपेटी अपने पास रख ली। यद्यपि कुछ विद्वानों ने जैसे डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, हरविलास शारदा आदि ने इसे राणा सांगा की राजनीतिक अदूरदर्शिता कहकर आलोचना की है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने इसको सही ठहराया है और इसे बुद्धिमता का प्रतीक बताया है, क्योंकि राणा सांगा एक ही साथ एक समय में 3 शत्रुओं का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए उसने मालवा को मित्र बनाकर दिल्ली और गुजरात से निपटारा किया। अब आगे देखते हैं राणा सांगा और गुजरात। जैसे कि मैंने बताया कि महाराणा कुंभा के समय भी इसमें संघर्ष चल रहा था और महाराणा सांगा के समय भी गुजरात और मेवाड़ में संघर्ष हुआ तथा महाराणा सांगा ने निर्णायक रूप से विजय प्राप्त की। जहाँ तक मालवा और गुजरात के मध्य संघर्ष का प्रश्न है, इसमें महत्वपूर्ण कारण जो पहला था वो आता है नागौर का। जैसे मैंने बताया कि नागौर के शासक अमूमन अपनी सहायता के लिए कभी मालवा कभी गुजरात के शासकों से मदद मांगते रहते थे। ऐसे ही नागौर में जब उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ तो उसमें राणा सांगा ने
हस्तक्षेप किया। फिर इस समय राणा सांगा ने दक्षिण पश्चिम के राज्यों के साथ जैसे सिरोही, बांगड़ आदि के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर एक संगठित संघ की स्थापना कर ली थी, जिससे गुजरात के शासक को सैनिक कार्रवाई आवश्यक लग रही थी। इस संघर्ष का प्रमुख कारण ईडर में राणा सांगा का हस्तक्षेप था, क्योंकि गुजरात और मेवाड़ की सीमा के मध्य स्थित होने के कारण ईडर सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। गुजरात के सुल्तान ईडर पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे ताकि मेवाड़ पर आसानी से आक्रमण कर सके। इसी कारण गुजरात के सुल्तान ने भारमल को गद्दी पर बैठाया, परंतु राणा सांगा ने भारमल को हटाकर अपने जमाई रायमल को ईडर का उत्तराधिकारी बना दिया। इस कारण दोनों में आपस में युद्ध हुआ। गुजरात का सुल्तान ने अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को 1514 में रायमल के विरुद्ध सेना देकर भेजा। रायमल उसका मुकाबला नहीं कर सका और वह पहाड़ों में जाकर छुप गया, किंतु समय पाकर उसने वापस से वहाँ से ईडर से उनकी सेनाओं को भगा दिया। गुजरात के सुल्तान ने 2 बार और सेनाएं भेजी, परंतु वह असफल रहा और अंततः उसने तीसरी बार मलिक हुसैन के नेतृत्व में ईडर पर अधिकार कर लिया तथा निजामुल मुल्क को ईडर का प्रशासक नियुक्त किया। इस कारण 1520 ईस्वी में राणा सांगा ने स्वयं सेना लेकर मलिक हुसैन को परास्त किया तथा आक्रामक नीति अपनाते हुए वह मुस्लिम सेना का पीछा करते हुए अहमदनगर तक पहुंच गया और अहमदनगर में लूट से काफ़ी माल प्राप्त करके चित्तौड़ आया। उसके पश्चात भी मेवाड़ से उनका संघर्ष चलता रहा। बाद में गुजरात के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण जब वहाँ की आर्थिक स्थिति या आंतरिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, तो वहाँ से एक व्यक्ति जो उत्तराधिकारी था गुजरात में, बहादुर खां, वो राणा सांगा के पास शरण लेने के लिए आया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राणा सांगा ने अपनी आक्रामक युद्ध नीति द्वारा गुजरात को अपने प्रभाव में बनाए रखा। तीसरा, दिल्ली का सुल्तान राणा सांगा। मैं बार बार कहता हूं कि युद्ध का जो प्रमुख कारण होता है वो साम्राज्य विस्तार ही होता है। बाकी जो घटनाएं होती हैं वो उसको युद्ध की ओर अग्रसर करती हैं। मुख्य ध्येय साम्राज्य विस्तार ही होता है। यहाँ पर भी राणा सांगा ने अपना जो राज्य था वो बयाना तक बढ़ा लिया था और जो इब्राहिम लोदी था वो अपनी सल्तनत की सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य को देखना नहीं चाहता था। इब्राहिम लोदी मालवा पर भी अधिकार करना चाहता था, जबकि मालवा पर मेदिनी राय के नेतृत्व में राणा सांगा का प्रभाव था। इस कारण इन दोनों के मध्य आपस में युद्ध हुआ। राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के मध्य, इनके मध्य 2 प्रमुख युद्ध हुए जिन्हें छात्र याद रखेंगे, खातौली का युद्ध और बाडी अथवा धौलपुर का युद्ध। खातौली तत्कालीन बूंदी राज्य में था। इस युद्ध में राणा सांगा विजयी रहा, किंतु उनका एक हाथ जाता रहा और पैर में तीर लग जाने से वो लंगड़े भी हो गए थे। खातौली के पराजय का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने 1518 ईस्वी में अपने 2 सेना नायकों मियाँ हुसैन तथा मियाँ माखन के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, लेकिन बाबर ने इस सेना को भी परास्त कर दिया। जैसा कि अमूमन होता है, फारसी साहित्य में कुछ ग्रंथों में इसमें राणा सांगा की पराजय का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन विविध ग्रंथों की समीक्षा करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि बाड़ी के युद्ध में भी महाराणा सांगा ही विजय हुए थे। बाड़ी के युद्ध ने महाराणा सांगा की शक्ति को
चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि अब राजनीतिक जो धुरी थी वो दिल्ली की अपेक्षा मेवाड़ की ओर घूम गई थी। कर्नल टॉड के अनुसार 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव तथा 104 सरदार उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। राणा सांगा 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक होने के कारण हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित हुआ। इस प्रकार 1509 से लेके 1521 तक लगभग 12 वर्ष के शासनकाल में राणा सांगा ने अपनी तलवार से पड़ोसियों मुस्लिम राज्यों पर विजय प्राप्त करके और अन्य क्षेत्र राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा की स्थिति प्राप्त कर ली। किंतु अभी क्लाइमैक्स बाकी था, क्योंकि राणा सांगा की टक्कर बाबर से होनी बाकी थी, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली और आगरा के ऊपर अधिकार कर लिया था। उन दोनों में युद्ध किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, प्रमुख उसका प्रभाव क्या पड़ा, राणा सांगा की पराजय के क्या कारण रहे, उसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।